अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। जायजा लेंगे पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का। आज हम बात करेंगे मईशत की दस्तावेजी के लिए जो एक और इंतहाई अहम कदम उठाया गया, यानी 40,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने आज से उसका लेन देन जो है बंद कर दिया। उसकी उस जो प्राइस बॉन्ड है इसको क्यों ख़त्म किया गया, ये 40,000 डिनोमिनेशन का जो था, इसके क्या मकासद हैं, किस वजह से, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये ब्लैक मनी जो है इसको सपोर्ट करता था। ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट था, एक टूल था। साथ ही साथ मईशत के पिछली 11 माह में जो हुकूमत की कारकर्दगी, मुआशी कारकर्दगी, उसका भी हम जायजा लेंगे। कुछ बेसिक नंबर्स जो हैं वो सामने आए, उसके ऊपर हम परखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। और आज भी हमारे जो पैनल में शामिल हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। आप साबिक सेक्रेटरी खजाना हैं और माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमें अली खिजर असलम लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर लेंगे। अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च, बिजनेस रिकॉर्डर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। 40,000 रुपए मालियत का जो प्राइस बॉन्ड है, इसको आज हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ इस बॉन्ड की जो नई कुरानंदाजी थी उसको रोक दिया गया। इस बॉन्ड को जो कि इस वक्त लोगों के पास है, इसको कैश कराने के लिए 3 उन्होंने मुतबादिल भी सजेस्ट किए हैं। 3 मुतबादिल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते चलें कि सबसे पहले तो ये कि इस बॉन्ड को, क्योंकि ये बियरर बॉन्ड है, इसको अब अगर आपने कन्वर्ट करवाना है तो रजिस्टर्ड प्रीमियम बॉन्ड में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। जाहिर है कि वहां पे आपका जो लिखत बढ़त होती है, आपके वहां पे जो है जो मुख्तलिफ तफसीलात जो है वो हुकूमत के पास मौजूद होती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको कैश कराना है तो इसको कैश करके जो आपको पैसा मिलेगा वो भी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपको जो है वो कैश नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या आप कहते हैं कि कितनी जरूरी थी। एक जो FATF का भी इसके ऊपर एक बड़ा कंसर्न था कि पाकिस्तान में 40,000 रुपए मालियत का जो बॉन्ड है ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ब्लैक मनी को होल्ड करने का। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब, और बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो इसका तरफदार हूँ, हामी हूँ इस बात का कि कोई भी बेरर इंस्ट्रूमेंट होना नहीं चाहिए। वो एक ज़माना था जो जिसमें हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को कबूल कर लिया करते थे। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है और लिहाजा ये जो आपने बिल्कुल उन्वान ही रखा अपनी गुफ्तगू का शुरू में कि ये दस्तावेजियत की तरफ बढ़ना है, तो ये एक कदम है उसमें, और बहुत अच्छा किया है। और मेरी नज़र में कोई 4-5 साल का या मतलब ये नहीं कि कुछ तवील अरसे का प्रोग्राम बनाए जिसमें बाकी जो बॉन्ड्स हैं इन्हें भी ख़त्म करें। अच्छा, ठीक है जी, ताकि मतलब जिसके पास जो पैसा है वो बताए कि वो पैसा कहाँ से आया। हाँ। ये उसूली बात होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो असासी, क्योंकि कल भी हमने आपसे बात की कि देखें प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून आ चुका है, जो कि जिसके तहत अब ये जुर्म हो गया है कि आप बेनामी असासे रखें या आप मतलब जो है अपनी दौलत को छुपाएं टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह से। तो ऐसे में जो है बेरर बॉन्ड्स वगैरह देना, और कोई ऐसी बात नहीं है, चलें जी 100-150 अरब या होंगे 300-400 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी प्राइस बॉन्ड में, आहिस्ता आहिस्ता, और लोग वो लेके चले नहीं जाएंगे, वो दूसरी चीजों में आन के लगाएंगे आपके पास। सर, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन जो आपके 100 रुपए से और 40,000 रुपए की डिनोमिनेशन के जो प्राइस बॉन्ड्स थे, तो पाकिस्तानियों का उसमें तकरीबन 950 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट है। और इस 950 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का में 1/4 25% जो है वो 40,000 रुपए के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लाइक 238 अरब के करीब की। तो ये एक आप समझ रहे हैं कि वाकई ऐसा होगा, इतनी बड़ी जो है ये पैरेलल या अनडॉक्यूमेंटेड होगी बेरर बॉन्ड्स की सूरत में। देखिए, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग जो हैं वो शायद
मतलब यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस वजह से ना इस्तेमाल कर रहे हो कि वो अपने आप को खुफिया रखना चाहते हैं, वो आ जाएंगे आगे। बहुत जो दूसरे होंगे वो फिर किसी से सौदा कर लें और कहें कि यार ये तुम अपने नाम कर लो, फिर मुझे किसी वक्त जो है दे देना। लेकिन ये काम होना था जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये तौफीक हमें नसीब हुई। मैं आपको बताऊँ, हम तो मेरे ख्याल में 2015-16 के अंदर हमने ये जब 40,000 बॉन्ड की बात की थी तो हमने कहा ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड होगा, और वहां पर उस वक्त जो है बात की चल रही थी कि बाकी बेरर जो हैं स्कीम्स भी खत्म की जाएं। हमने कहा हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको खत्म कर लेंगे और उसूली तौर पर हम कोई नई चीज इसके अंदर शाया ही नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इस सिलसिले में कोई अंदेशे ना रखें। ये सब के सब पैसे जो है ना कहीं चले नहीं जाएंगे, वापस आएंगे यहीं पर। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत रास्त कदम है, और आगे भी जितने बेरर बॉन्ड्स टाइप के और डिनोमिनेशन के उनको भी खत्म होना चाहिए। ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये पैसा वापस इसी सिस्टम में आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर स्टूडियो से अली खिज़र असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, ने भी हमें ज्वाइन किया। अली, 40,000 डिनोमिनेशन का प्राइस बॉन्ड अब खत्म होने जा रहा है। इसके ऊपर डॉक्टर साहब से भी बात हुई। आप क्या कहेंगे जो इसके ऊपर कंसर्न्स थे कि जनाब ये बेरर बॉन्ड जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था ब्लैक मनी होल्ड करने वालों के लिए, ये स्टेप पाकिस्तान में मईशत की दस्तावेजी के लिए कितना अहम कदम है और आगे और क्या होना चाहिए इससे बढ़ के? जी इमरान, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा कदम है। मैं थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव बता दूं कि इस वक्त आपका तकरीबन 40,000 की डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड 275 अरब के जो है सर्कुलेट कर रहे हैं और बेयरर है। बेयरर का मतलब है कि मैं आपको दे दूं तो ये एज गुड एज कैश है। तो अगर मैंने को से 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे 5 गाड़ियाँ अपनी जेब में रखनी है, यानी 5, 7, 8 गाड़ियाँ रख के मैं 2-4 करोड़ की जो है ट्रांजैक्शन जो है खुल के हंस के कर लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी तो ये वैल्यू थी। तो $100 का नोट भी नहीं इतना बड़ा, वो भी आपका तकरीबन 15,000 का है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, ये पूरी लोग सीरीज ले लेते थे। जब आप शुरू से एंड तक सीरीज लेते हैं तो फिर आपका इनाम तो निकलता ही निकलता है, और फिर जब इनाम निकलता है तो आपका 8-10% का इस पर रिटर्न भी आ जाता है, यानी कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी बैंक में पैसा रखते हैं, वो साल में अगर आपको इतने पैसे देता है तो ये आपका कैश बगैर किसी दस्तावेज की वो डॉक्यूमेंटेशन के ये आपका कैश है जिस पे आपको रिटर्न भी मिल रहा है, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसमें एक और गेम होती थी। इसमें गेम ये होती थी कि इनाम बिकते थे, इनाम बिकते थे प्रीमियम पे, कि भाई जो इनाम खरीदने वाला है वो डॉक्यूमेंट कर देगा उसको। तो अब ये सारी गेम हो जाएगी, लेकिन अब इसके अलावा हो जाएगी वाले की ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी। हाँ जी, देखें आपका इनाम निकलता है। आप मेरे पास पूरी सीरीज पड़ी है, मेरा इनाम निकलना है। आप मेरे पास आएंगे, कहेंगे भाई ये इनाम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे ऊपर दे दूंगा, और आप कहेंगे ये जो जी मेरा इनाम निकल आया, पैसे आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट हो गए आपके, वो पैसे आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, तो मेरे पैसों का कोई मसला नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट कर लिए। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखें कि अगर ये तकरीबन 265 अरब रुपए के अगर आपकी 40,000 की है तो तकरीबन 175 और 170 अरब के 25,000 और 15,000 के भी हैं ये, यानी कि टोटल तीनों को मिला ले तकरीबन 600 अरब बनता है, शायद इससे भी ज्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको 25,000 और 15,000 के साथ भी ये करना है। ना सिर्फ ये देखिए, खत्म करने के अलावा सबसे जरूरी चीज है कि इसको बेरर नहीं रहना। अब ये रजिस्टर हो जाएंगे, अगर फर्दर इशू होते भी है तो कोई मसला नहीं है। तो वो 25 और 15 को भी कर लेना, 25 और 15 वाले को भी रजिस्टर कर ले, जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन दोनों को जल्द से जल्द रजिस्टर करना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया, इसको भी फौरी तौर पे करना चाहिए, इसको भी साथ करना चाहिए। और आप देखें, हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है, इस वक्त जो बात की जा रही है कि करेंसी डिनोमिनेशन की अगर बात की जाती है, पाकिस्तान में 5,000 रुपए का जो नोट है, करप्शन की बहुत बड़ी वजह है 5,000 रुपए का नोट, और जाहिर है कि इन्फ्लेशनरी भी है वो। तो ये फरमाइएगा कि क्यों इसको हम खत्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया जा रहा है इसको खत्म, क्या इसके नुकसानात कितने हैं, पहले तो ये जरा बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। मेरी गुजारिश ये कि देखें, ये तो हमारी रुपए की कदर पे मुनहसर है। आज मतलब जो है 5,000, अभी जैसे अली साहब ने फरमाया, अब 5,000 का अगर हमारा नोट है तो वो
मतलब 1/3 है जो अमेरिकन डॉलर $100 अगर आप उनको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लिहाजा मेरे ख्याल में 5,000 जो है वो कोई ऐसी खतीर रकम नहीं है जिसके मुताल्लिक हम तशवीश का इजहार करें। और फिर हमें आसानी भी करनी है लोगों में। देखिए कि मतलब यानी वहाँ पर भी हिंदुस्तान में जो तजर्बा हुआ है उसके बहुत सख्त मनफी असरात पड़े हैं। यानी हम देखें कैश इकोनॉमी को किल नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि कैश इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाए। लेकिन मतलब लोगों की ज़रूरत होती है, व्यापारी जो है वो आपस में कैश वगैरह लेते हैं, वो बात आप उसको रोकेंगे तो ये अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ आप ज़रा सा आगे चले, टेक्नोलॉजी आ रही है, ये मनी जो है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। यानी इस तरीके से आसानियाँ पैदा होने वाली हैं कि आप जो है अपने सारे खर्चे करने के लिए आपका स्मार्टफोन जो है वो किफ़ायत करेगा। आपको कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में है तो वो आपके मोबाइल पर हैं, और सैकड़ों हज़ारों लाखों वेंडर्स हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको कैश की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है इस तरफ आएंगे और हम कदम ब कदम चलें। सर देखिए, ये मैं जैसे फिर दोबारा कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो हुआ उसमें यानी इंतहाई मोतबर जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि भाई आप जो है ये छोटे लोगों को जो है मार डालेंगे, और वहाँ पर जितने पैसे थे सब आ गए, कोई मतलब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग या और वो कुछ हुआ ही नहीं। तो लेकिन इस दौरान के अंदर मईशत को सख्त झटका लगा है, और लोग कहते हैं कि जो आपकी जीडीपी कम हुई वो उसमें उसका एक हिस्सा भी है। अच्छा अली खिजर, आप ये बताइए कि क्या इस वक्त जो पेस है इन इक़दामात का, ज़ाहिर है कि एफएटीएफ हमारे ऊपर है और इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से इस्लाहात जो हैं वो भी, उनका भी दबाव है और यकीनन होना भी चाहिए। हम क्या ये गैर ज़रूरी तौर पर इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमनेस्टी के हवाले से बात करें, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से बात करें या इन इक़दामात के हवाले से बात करें, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या जल्दी में की जा रही हैं, दबाव में की जा रही हैं, या पेस सही है? जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है। जैसे कि कल डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि भाई आपका पहला एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें कि आप इस वक्त बजट आपने 30 जून तक पास कराना है, 30 जून तक पास कराना है, तो आप पहले बजट को वो या जुलाई पास कराएं, पहले इसकी चीज़ को ख़त्म करें। एक इसमें आपने इंतहाई मुश्किल बजट लेके आए हैं, आपने 1 ट्रिलियन रुपीस से आपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं, जो 8 साल पहले आपके टैक्स रेवेन्यू ही 1.8 ट्रिलियन के 1.5 ट्रिलियन के थे। बहुत बेचैनी है लोगों में, कई तरफ बिजनेसमैन देखे तो बड़ी हलचल है, तो उनके साथ आप निगोशिएशन हो रही है जो दिन रात हो रही है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, और ये टीम आए हुए भी कुछ 2 महीने हुए, शब्बर को भी ज़्यादा टाइम नहीं हो आए हुए, तो इतनी जल्दी में चीज़ें हो रही है, ये टाइम लेती है। दूसरा पहाड़ आपने एसेट डिक्लेरेशन का भी खोल दिया है। अब 2 चीज़ें आप साथ साथ कैसे लेके चलेंगे, तो थोड़ा टाइम दे। शायद इस वक्त बात यह है कि बजट का तो चूँकि ये टाइम है, इस पर करना है। दूसरी बात एक जो कहीं नहीं जाती बट एक साफ नज़र आती है कि IMF को ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम पसंद नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि इससे पहले ख़त्म हो, लेकिन शायद इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब से राय जानते हैं, डॉक्टर साहब से इसके ऊपर राय जानते हैं, क्योंकि IMF के साथ डील करने का एक वसी तजर्बा जो है वो डॉक्टर वकार मसूद खान साहब का रहा है। डॉक्टर साहब, IMF इससे पहले भी बात की जा रही थी, शायद ये उनको पसंद नहीं है, सूट नहीं करता IMF को, थोड़ा सा जरा बताइएगा बैकग्राउंड इसका कि किस तरह से वो देखते हैं पाकिस्तान में इस तरह की स्कीम्स को। हालांकि हम तो इस वक्त बेनामी एक्ट के लागू होने के बाद एक स्पेस दे रहे हैं अपने लोगों को। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये उसूली तौर के ऊपर तो वो इससे इख्तलाफ करेंगे और कुछ ना कुछ अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखेंगे। FATF वाले भी इस पे बात करते हैं, लेकिन ये अगर वसीतर मकसद जहन में रखा जाए कि ये सारे के सारे कदम इसलिए उठा रहे से दस्तावेजियत जो है उसको फ़रोग मिले, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुकम्मल हो, तो वो उसमें खामोशी इख्तियार करते हैं। ठीक है जी, और यही अभी हो रहा होगा। अब हम कल भी हमने बात की थी, आज भी हम ज़रा ताकि पुरजोर तरीके से इस बात को मैं करना चाहता हूँ और इसरार करना चाहता हूँ कि देखिए, ये डेट, ये तारीख कोई आसमान से नहीं उतरी है, ये आपने तय की है। और मैं जैसा कल भी कह रहा था कि भाई एक सरासीमगी का आलम है, उस सरासीमगी के आलम को
आप चाहते हैं कि क्या डरो खौफ के अंदर लोग काम करें, या चाहते हैं कि कोई उनके अंदर रजाकारियत भी हो, खुशी के साथ कोई चीज कर रहे हो वो। तो इस सिलसिले में आप लोगों की मदद करें, उनसे बातचीत करें। जिन लोगों ने ये काम किया है, यानी देखिए ना, इकोनॉमिक टीम ने अभी तो बजट दिया है, अब वो बजट देने के बाद बजट की वजाहतें करते, कोई बातें करते, कोई पब्लिक में उसकी सेल होती, वो सारे के सारे लगे हुए हैं जनाब, बैठे हुए टीवी चैनल्स वगैरह के ऊपर, और वजाहतें दे रहे हैं इस स्कीम से मुताल्लिक। अच्छा, और फिर खुद वजीर आजम ने भी इसमें मुनासिब समझा कि 3 मरतबा कौम से खिताब करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा अगर लोगों को समझने में, ये आसान काम नहीं है ये। इसमें इस वक्त कल अली ने ये बात कही कि जनाब वो जो टैक्स प्रोफेशनल हुई है वो लोगों का काम भी नहीं कर रहे हैं, और जो मालूमात और मशवरे हासिल करना चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहे। तो एक ये इजाफी जो है बोझ है लोगों पे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके अंदर एक धीमापन लेकर आएं, एक तरगीब लेकर आएं, और इसमें जो है ये कहना कि इसके बाद क्या होगा और आसमान टूटेगा और कड़ाके होंगे, ये होगा, इसको थोड़ा सा इस बात यानी एक जो फियर ऑफ अननोन है इसके जहनों में आ रहा है कि 30 जून के बाद क्या होगा, इसको जरा उस तरीके से देखें कि पाकिस्तान की मईशत, जाहिर है कि जो 70 साल की एक बिगड़ी हुई मईशत है उसको आप इस तरीके से सही भी नहीं कर सकते। डेडलाइंस, देन उसके बाद और जो है यहाँ पे कैरेट्स एंड स्टिक्स दोनों होने चाहिए, ना ज्यादा कैरेट चलेगी और ना ज्यादा स्टिक चलेगी। इस वक्त अली खिजर असलम और डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे डिस्कशन में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब जरा जायजा लेते हैं इस वक्त हम अपनी मुआशी कारकर्दगी का। पिछले 11 माह के दौरान पाकिस्तान की मईशत किस डगर पर रही, बात कर रहे हैं। इस वक्त हम जुलाई 2018 से मई 2019 के दौरान हमने देखा कि करंट अकाउंट खसारे में 29% की नुमाया कमी देखने में आई है। करंट अकाउंट खसारा 17.9 अरब से 12.7 अरब डॉलर तक आ गया। दरामदाद, हमारी इंपोर्ट्स, इसमें हमें वाज़ेह कमी जो है हम करना चाहते थे, लेकिन इसमें सिर्फ 5.9% जो है कमी हुई। 3 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर से हमारी इंपोर्ट्स कम होकर 48.5 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट, जिसके हवाले से बहुत बात की जा रही थी, पाकिस्तान में एक ही साल में इतनी ज्यादा 30% करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो नहीं हुई, सिर्फ इस एक्सपोर्ट को लेके, क्योंकि शुरू में यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की बरामदात जो है वो बढ़ेंगी इस डिवैल्यूएशन के बाद, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बजाय इसके कि इजाफा होता है, ये 1.8% कम हो गई। पहले एक साल पहले जो है इसी 11 माह में 22 अरब 80 करोड़ डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी, जो कम होकर 22 अरब 30 करोड़ डॉलर की रही। तिजारती खसारे में 10% की जो है वो कमी देखी गई। उसके साथ साथ 11 माह में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जो है इसमें तकरीबन 10% इजाफा हुआ, और उसके साथ रेमिटेंसेस में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी को कहा जा रहा है, इस वक्त करेंसी डिवैल्यूएशन को कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान में पिछले 11 माह में हमारी मईशत कहाँ रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर वकार मसूद साहब और अली खिजर साहब। पिछले 11 माह में मईशत हमारी कहाँ स्टैंड की? इमरान साहब, आज मैंने मजमून भी लिखा है, न्यूज़ के अंदर शाया हुआ है इसी मौजू के ऊपर, और ये जो अभी आपने चंद बातें रखी हैं उनका मैंने भी जिक्र किया है। तो लिहाजा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक मसला तो हमारे सामने आ रहा है, और जैसा आपने भी इस बात को नोट किया है कि अगर थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, यानी अगर 29% इम्प्रूवमेंट हुई है करंट अकाउंट में, तो हमारी ज़रूरत कम से कम 50% है, और वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से बेहतरी आई है, तो मालूम होता है कि रेमिटेंसेस से आई है, और जो असल ट्रेड अकाउंट है वहाँ पे 10% की इम्प्रूवमेंट है। तो बात ये बन रही है कि जनाब आपका करंट अकाउंट के ऊपर अभी जो भी कोई आपने पॉलिसीज़ का जिक्र करते रहे हैं, उसकी नुमाइश करते रहे हैं, उसका ज़ोर से बयान होता रहा है, उसके नताइज तो अभी नहीं आए। तो उसकी वजह यह है, और जो बजटरी डॉक्यूमेंट्स में हमारे सामने बात आती है, रिवाइज नंबर आए हैं एंड ऑफ द ईयर,
और हमारा बजट डेफिसिट जो 4.9 मिफ्ता साहब बनाकर गए थे, और जब असद उमर साहब आए तो मिनी बजट में उन्होंने उसको 5.1 रखा, वो 7.2 के ऊपर इस वक्त आ रहा है। और ये सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये बेस्ड है कि आप कह रहे हैं कि 4150 अरब रुपए के टैक्स आएंगे। 11 महीने में आपके पास 3300 मिलियन के टैक्स आए हैं। आप अगर बहुत बड़ी भी छलांग लगाएंगे तो ये 3900 से आगे नहीं बढ़े। 2-250 अरब का खसारा अभी भी रहेगा, शॉर्टफॉल रहेगा 2-250 अरब का। ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें सबको छोड़ दीजिए, सब वही होंगे जो रिवाइज्ड कहे गए हैं, लेकिन आप 2000 का आप दिखा रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स जो 2200 से कहीं कम नहीं होंगी। तो लिहाजा 450 अरब रुपए का जो है यहाँ पर मामला बजट ऑफ है। यानी इस साल जो खत्म हो रहा है वो लग रहा है 8.4 पे खत्म होगा। अच्छा, तो अब आप ये मुझे बताइए कि अगर 8.4 का खसारा है जो तारीख साज है, जो मेरे ख्याल में आपको नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों के अंदर, उसके असरात इंपोर्ट्स पे तो लामहला पड़ रहे हैं। तो आपका अगर करंट अकाउंट ठीक नहीं हुआ तो उसकी वजह यह कि फिस्कल साइड पर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो सका है। अच्छा, अब इस तनाजुर में आखिरी बात मैं कह चलूं कि देखिए, जब IMF के साथ बैठे थे जो बेस लाइन बनी थी वही रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं। तो अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में और हकीकी एस्टिमेट्स में अगर इतना बड़ा तफावुत होगा तो इतना ही ज्यादा और मुश्किल होगा कि IMF के अंदर हम परफॉर्म कर सकें। हो सकता है IMF वाले ये भी तकाजा करें कि जी आपका तो बेस इतना कम है और आप मजीद जो है टैक्स के इक़दाम उठाएं, जो हमारे लिए बड़ा तकलीफ का बाइस होगा। यकीनन बहुत तकलीफ का बाइस होगा। अली खिजर, क्या कहेंगे आप? 8.4% ऑफ GDP अगर आपका बजट खसारा चला जाए, खुदा ना खास्ता, और जाहिर है कि इस वक्त सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है। इस पॉइंट को लेकर पिछले साल पिछली जो हमारी जो एमनेस्टी स्कीम थी तकरीबन 92 बिलियन वहां से आए थे। इस मरतबा इस एमनेस्टी स्कीम क्या ये भी जहन में होगी कि यहां से भी कुछ सपोर्ट मिलेगी हमें? दोनों चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा अली जी। एमनेस्टी स्कीम से तो कुछ ऐसे नहीं मिलेंगे, जैसे डॉक्टर साहब भी बड़ा क्लियरली कल कह चुके हैं, हम कह चुके हैं ये कि ये इसके खदोखाल फ़र्क है। इससे आपने बेनामी को करना है, और इस एमनेस्टी स्कीम की जो कामयाबी इस स्कीम में कितने पैसे आ रहे हैं उससे नहीं होगी। कामयाबी होगी कि जब ये स्कीम ख़त्म होगी तो उसके बाद आप क्रैकडाउन कितना करेंगे, ठीक, तो ये बात होगी। बाकी जो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की बात, वो कोई शक नहीं है, वो उसमें स्लिपेज हो रही है, लेकिन उसका जिस तरह वो करंट अकाउंट से लिंक कर रहे हैं वो लिंक के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब अभी खुद भी कह रहे हैं कि आपकी डेट रीपेमेंट जो है उसमें बढ़ा जाएगा, यानी कि वो 2200 पे चली जाएगी। तो डेट रीपेमेंट जो है वो आपकी इस तरह से करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो करंट अकाउंट के अंदर यकीनन जो कमी आएगी, और अगले साल आपका चूंकि ये फिस्कल डेफिसिट में भी 9.2% पे चले जाए, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट आपने 0.6 नहीं तो 1.2 पे ले आएंगे फ्रॉम 2% प्लस दिस ईयर, तो उससे करंट अकाउंट में फिर कमी आएगी। दूसरा, करंट अकाउंट के बारे में तो क्या मुमकिन होगा प्राइमरी डेफिसिट को इस लेवल तक लेकर आना मुमकिन होगा? जी। प्राइमरी डेफिसिट इस वक्त इस साल का इन्होंने जो कहा है वो 2.1% का है। जैसे ये आपकी स्लिपेज होगी तो वो तकरीबन 2.5-2.6% का हो जाएगा, क्योंकि आपके 200 से 250 बिलियन जैसे कि आपके रेवेन्यू शॉर्टफॉल होंगे तो वो 0.6% GDP हो जाएगा। और वो अगले साल जो आपने उसको 0.6 पे लाना है उससे थोड़ा ऊपर 1.2 होगा, पर डिडक्शन होगी। दूसरी, करंट अकाउंट के ऊपर मैं एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो बड़ी समझने वाली बात है और जिसके बारे में अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। देखिए, ये कुछ कह रहे हैं कि जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं कि जी हमने इम्पोर्ट की जो अंडर इन्वॉइसिंग है वो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये मैकेनिज्म देखें, इम्पोर्ट अंडर इन्वॉइसिंग कैसे काम करती थी कि इम्पोर्ट अंडर इन्वॉइसिंग ऐसे काम करती थी कि जी आपने इम्पोर्ट मंगवाई जी $2 अरब की, आपने उसको लिख दिया जी $1.2 बिलियन। तो 0.8 का जो डिफरेंस होता था वो यहाँ से आप रुपयों में पे करते थे हुंडी वाले को, और उसे कहते थे भाई बाहर के मुल्क में ये पैसे दे दो, दुबई में इधर उधर। वो क्या करता था कि वहाँ की जो रिमिटेंसेज आ रही होती थी वो उधर दे देता था और यहाँ के पैसों से रिमिटेंसेज दे देता था। तो यानी कि आपकी इम्पोर्ट जो अंडर इनवॉइस होती थी उससे आपकी रिमिटेंसेस भी कम हो रही होती थी, तो करंट अकाउंट वहीं पे आ रहा होता था। अगर अब आपकी इम्पोर्ट अंडर इनवॉइसिंग खत्म हो गई है तो
तो आपका जो इंपोर्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि इंपोर्ट में अगर कमी है तो वो नहीं नज़र आ रही, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन रेमिटेंसेस में नज़र आ रहा है, जो रेमिटेंसेस बढ़ी है। तो दो वजह हो सकती है, एक तो यकीनन ऐसे ही, एक तो है कि रेमिटेंसेस बढ़ी है जेन्युइनली और इंपोर्ट कम नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि इंपोर्ट्स थोड़ी कम हुई है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन रेमिटेंसेस में आ गया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो हमें अगले साल में देखना होगा वो कैसा होगा। बट करंट अकाउंट में मुझे फर्क अगले साल में कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपका जो स्पेंडिंग है, जो फिस्कल स्पेंडिंग है, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे आता है, वो तो आपको नजर नहीं आ रही। दूसरा भी एलएसएम के आज नंबर देखे तो अप्रैल के महीने में 7.5% से वो गिरा है, वो ईयर ऑन ईयर। तो ये भी आप देखें, वो जो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, इकोनॉमिक बेस जो वीक होती जा रही है, तो इंपोर्ट पे प्रेशर लाहलमा कम हो रहा है। तो मैं ठीक अली, आपका पॉइंट आ गया। अब जाहिर है कि इससे एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन उसमें ब्रेक पे से आने के बाद हमें पाकिस्तान में 30% जो है वो करेंसी की डिवैल्यूएशन एक ही साल में, इससे पहले कभी नजीर नहीं मिली कि रुपया इस तरीके से जो है वो बेकदर हुआ। फिर एक ही साल के दौरान शरह सूद जो है वो 6.5% से 12.25%। ये भी ऐसा जो है वो बहुत मुश्किल, बहुत सख्त हालात हैं, जिसका असर हमने देखा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो भी आपकी बुरी तरीके से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो भी बुरी तरीके से गिरी। डॉक्टर वकार मसूद साहब और अली खिजर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपकी तरफ आऊंगा और बात करेंगे एक साल में रुपए की कदर में 30% कमी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक साल के दौरान शरह सूद 6.5% से 12.25%। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 49% कमी जो है पिछले 11 माह में देखी गई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 108% कमी, जबकि स्टॉक मार्केट 11 माह के दौरान 100 इंडेक्स जो है उसमें 7,000 पॉइंट्स की कमी, 42,000 से इंडेक्स 35,000 पे आ गया। जी डॉक्टर साहब, ये इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं जरा सा अली की एक बात का तस्करा करता चलूं। जी जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर 8.4 का डेफिसिट होगा तो उससे एग्रीगेट डिमांड जो है ना एक्सेसिवली होगी। वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की भी सूरत में जाए तो वो किसी की आमदनी है वो खर्च करेगा, और उससे जो है इंपोर्ट के ऊपर दबाव आता है। एक ये बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई अंडर इनवॉइसिंग पे कंट्रोल हुआ है भाई, तो उसका सबसे पहले तो इम्पैक्ट जो है आना चाहिए कि आपकी कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह जो हैं उनमें इजाफा हो। आप कस्टम्स की तरसीलात में पूरे एफबीआर के अंदर ग्रोथ नहीं है, किसी जगह नहीं है, हत्ता कि डोमेस्टिक सेल्स टैक्स के अंदर नहीं है। तो इससे ज्यादा नागुफ्तबे हालत हमारे टैक्स कलेक्शन की नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं, आप जो बात फरमा रहे हैं कि देखिए, ये ये नहीं, एक इकोनॉमिक राउंड अप है कि बेस खराब हो रहा है, और जितना बेस खराब हो रहा है उतना ही ज्यादा आपका काम कल जो करना है आपने अगले बजट के अंदर वो मुश्किल हो जाएगा, से मुश्किल तर होता चला रहा है। अच्छा, साथ मेरी ये अर्ज है कि देखिए, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि अच्छा जी अब वो तो इतना बड़ा हो गया काम कि आप कभी कर ही नहीं सकते। नहीं, मुझे उम्मीद है और इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि भाई बिलाखिर हम IMF के प्रोग्राम में आ गए, और मतलब यानी कि एक नई इकोनॉमिक टीम है वो इसको लेके आगे चलेगी। लेकिन जनाब, इसके साथ ही आपके सामने क्या हो रहा है कि दर्जा हरारत जो है, जो सियासत का है, वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। यानी एक तलातुम है आपको, जो यानी एक तरफ तो हम वो बात कर चुके हैं दस्तावेजियत के हवाले से जो बेचैनी हो रही है, दूसरी तरफ ये सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। अच्छा, आपके ये जो मैनेजर्स हैं, ये तो बेचारे मुंतखब लोग नहीं है ना, ये तो आए हैं टेक्नोक्रेट्स हैं, ये तो इस चीज में शरीक ही नहीं हो सकते इस गुफ्तगू के अंदर। मसला ये होगा कि इनके काम करने की जगह जो है ना वो महदूद होती जाएगी। तो लिहाजा आपको जो माहौल चाहिए जिसके अंदर आप अपने प्लान्स के ऊपर, मंसूबों के ऊपर अमल कर सकें, इस प्रोग्राम को में परफॉर्म कर सकें, मुझे लग रहा है कि मतलब हम काम नहीं होंगे अगर खुदा ना खास्ता नाकामी हुई कि ये अनडूएबल चीजें थी, बल्कि इस वजह से कि जनाब हमने अपने हालात ही जो हैं ऐसे बुरे कर लिए जिसके अंदर लास्ट 30 सेकंड रह गए। करना चाहूंगा, आगे हालात और पेचीदा हो सकते हैं। जी बिल्कुल इमरान, हालात अभी थोड़े से और कमज़ोर होंगे, और अभी हमने रॉक बॉटम हिट नहीं किया, और प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उस एडजस्टमेंट के अंदर एक और झटका आ सकता है।
तो क्या हम वो ले सकते हैं? तो मेरे ख्याल में IMF के साथ हमें निगोशिएट ये करना चाहिए था कि इन सारे प्रोसेस को 3 साल में फेज इन करते। ये अच्छा, 1 साल में जो ठीक। इतना बड़ा झटका दिया है, इसके बाद चाहे ये चीजें ठीक ना हो सके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली खिज़र असलम और मसूद खान साहब, आज की इस बैठक में हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह कल आपसे नाज़रीन मुलाकात होगी, मईशत के कुछ और पहलू जो आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।